Hi, I am Prabhakar Kumar. I graduate from IIT Kharagpur from the Department of Mathematics. Presently, I am the faculty of Gramimeter Darbhanga. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। क्या क्या चीज़ पढ़ा था कि कोई भी चार्ज जो होता है वो जो भी चार्ज लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? ये कंजर्वेशन और किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमेशा किसी भी बॉडी से हम पैकेट के फॉर्म में चार्ज को बाहर निकालते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है ना? और क्या पढ़ा था कि जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी उसके अकॉर्डिंग मेरे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि वेलोसिटी में होता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मास पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में हमने बस चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब रियल में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर शुरू हो रहा है चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक मुझे पढ़ना है वो है क्या? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? मुझे किसके बारे में पढ़ना है? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली लॉ, जब कोई थ्योरी जो होती है, कोई भी थ्योरी या कोई भी फॉर्मूला लॉ कब बन जाता है? जब तक उसका कोई तोड़ ना निकल जाए। मान के चलिए मैंने कोई एक फॉर्मूला दिया किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना? किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने एक कोई फॉर्मूला दिया। ठीक है ना? अब दुनिया भर के साइंटिस्ट उसमें कुछ कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अगर कोई कमियां नहीं निकाल पाएगा तो सब साइंटिस्ट क्या करेंगे? इसी चीज को सही मान के बैठ जाएंगे कि यही फॉर्मूला सही है, तब वो एक लॉ कहलाता है। ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? कूलम्ब्स लॉ क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। क्या है कूलम्ब्स लॉ? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना? अब मान के चलिए कि सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज Q1 है, कोई एक बॉडी है जिसके चार्ज Q1 है और उसका मास m है। कोई एक दूसरी बॉडी, मान के चलिए अभी नहीं लेते हैं, कोई एक बॉडी पे Q1 चार्ज है, कोई एक बॉडी पे Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज कैसा है मेरा? दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, सपोज है। ठीक है ना? दोनों चार्ज कैसा है मेरा? पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है ना? जब ही हम क्या करेंगे, Q1 चार्ज को मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है ना? अब मैं मान के चलो कि Q2 चार्ज को जो ही मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं Q2 चार्ज को जो ही छोड़ूंगा यहाँ पे, तो क्या देखता हूँ कि ये Q2 चार्ज अपने जगह से दूर भाग रहा है। क्या देखता हूँ कि अपने जगह से दूर भाग रहा है। ठीक है ना? और सिमिलरली अगर मैं Q2 को यहाँ पे रख दूँ, अगर Q1 को छोड़ूंगा तो फिर से देखूंगा कि Q1 भी अपने जगह से दूर भाग रहा है। एक इसका एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। बट दूसरी बात हमको एक चीज और समझ में आ गई यहाँ से, क्या कि बिना हम हाथ लगाए भी फोर्स लग सकता है। क्या चीज? बिना टच किए हुए बॉडी में, बिना बॉडी में टच किए हुए भी फोर्स लगता है। याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर कोई सेब गिर रहा है तो बिना टच किए वो सेब गिर जाता था, धरती माता का फोर्स लग जाता था वहां पे। तो मतलब क्या है कि जो ये Q2 है और इसका भी मास मान लो m है। ठीक है ना? तो ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना? सपोज हम क्या कर लेते हैं कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है उसको मैं F बोल दे रहा हूँ। किस पे लग रहा है? चार्ज 2 पे। और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण। ठीक है ना? सिमिलरली इस पे जो फोर्स लग रहा है F, किस पे लग रहा है? 1 पे। और किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण। ठीक है ना? अब अगर ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी मतलब क्या है कि दोनों चार्ज अगर स्टेबल हैं अपनी जगह पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो फोर्स है वो आपस में इक्वल है ना, तब ना दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। ठीक है? तो जितने फोर्स से ये खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये खींच रहा है, दोनों फोर्स कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये। तो क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12।
ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये फोर्स वेक्टर है मेरा, ठीक है ना, ये क्या है, फोर्स वेक्टर है, हम डायरेक्शन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को या तो अगर अनलाइक चार्जेस रहते तो अट्रैक्ट करता और लाइक चार्जेस होते तो रिपेल करता। यानी कि क्या हो रहा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो भी फोर्स है यहाँ पे वो एक चीज को फॉलो कर रहा है, कौन सा चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है। और ये जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लग रहे हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इसी फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये दोनों जो चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे। और अगर लाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉरी, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और लाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जरा याद कीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, वहां पे क्या होता था कि अगर फोर्स इक्वल है और फोर्स आपस में लग रहे हैं तो या तो वो क्या क्या होगा, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर में है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेगा। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। और इस ये दोनों जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का, वो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट आ गया। अब हम आगे बात करते हैं कि सपोज दैट मैंने अभी बस ये फोर्स की यही 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्शन रिएक्शन पेयर को ये फॉलो करता है, ठीक है ना, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सपोज हमारे पास 2 बॉडी रखे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, 2 बॉडी रखा हुआ है। कैसा बॉडी है, एक 2 kg का बॉडी है, एक बॉडी है वो 2 kg का है, और एक बॉडी जो है वो 4 kg का है। कितने kg का है, 4 kg का है, ठीक है ना। सपोज दैट इस पे 2 कूलम का चार्ज है और इस पे भी 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इस पे क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, इस पे क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। दोनों पे क्या है, चार्ज इक्वल है, क्या है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, ठीक है। तो टाइम टी के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉडी है वो यहाँ पे आ गया है, टाइम टी के बाद ये बॉडी सपोज दैट यहाँ पे आ गया है, इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है ना। और ये जो बॉडी है वो मेरा यहाँ पे मूव कर लिया है एट टाइम टी इक्वल टू टी पे, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, इस दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले इनिशियली दोनों पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए थे, एक का मास 2 kg, एक का मास 4 kg, एक पे चार्ज 2 कूलम का, एक पे चार्ज, इस पे भी चार्ज 2 कूलम का, ठीक है ना। अब क्या है कि ये इनिशियली ऐसे रखे हुए थे, आफ्टर टाइम टी हम क्या देख रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे आ गए हैं और ये पार्टिकल यहाँ पे आ गए हैं। तो मुझे क्या पता करना है, ये सपोज दैट ये v1 है और ये v2 है, तो दोनों की वेलोसिटी मुझे पता करनी है। क्या करनी है, वेलोसिटी पता करनी है। सपोज दैट ये v वेलोसिटी, नॉट v1 v2, ये v वेलोसिटी है, तो मुझे क्या पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियली ये दोनों चार्ज किस कंडीशन में थे, दोनों पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में, ठीक है ना। और फाइनली इस दोनों के बीच का नेट फोर्स क्या है, सबसे पहले ये देखिए, इस दोनों के बीच का नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है ये नेट फोर्स, अगर ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है ना, और एफ नेट मेरे पास 0 है, तो क्या हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व तो हम इसी केस में करते थे कि जब नेट फोर्स 0 और एक्शन रिएक्शन पेयर में हो,
ठीक है ना। तो क्या करते थे हम, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। P इनिशियल क्या है, जीरो रेस्ट कंडीशन में, और P फाइनल क्या है, P फाइनल क्या है 4 इंटू एम भी 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू बी, सॉरी ये आफ्टर आफ्टर टाइम टी, ये जो 4 kg का है, ये 24 kg का जो मास है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू भी, तो क्या आ जाएगा, 2v इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू 80/4, v इक्वल टू क्या आ गया 80/4, तो ये क्या आ जाएगा -80/4 यानी -20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब था कि बिना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बस ये तीन प्रॉपर्टी ओनली ये तीन प्रॉपर्टी जान के हम मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, और हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो दो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है उसी में हम आगे देखते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना। उसी में देखते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सपोज हमारे पास कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है Q2 है, ये चार्ज क्या है Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक है ना। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे F1 ड्यू टू 2, और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। अब मेरा ये कहना है कि ये चीज क्या सही है, क्या ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो चीज मैंने अब तक कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है कि जब दो लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। Q1 पे जो चार्ज लग रहा है Q2 की तरफ वो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, Q2 पे जो चार्ज लग रहा है Q1 के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है भाई, ये भी चीज काम कर रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये भी काम कर रहा है, बट ये मेरा इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने एक चीज इसमें मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया है, सब रूल तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉलो कर रहा है, बट इंटरप्रिटेशन इसीलिए गलत है कि यहाँ पे मुझे एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दो चार्जेस, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक लाइन में रखे होने चाहिए, ठीक है ना, एक लाइन में रखे होने चाहिए। तो पॉइंट क्या है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining of two charges, line joining of two charges, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि फोर्स जो लगेगा वो हमेशा दोनों चार्ज का जो ज्वाइनिंग ऑफ लाइन जो होगा उसके डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, उसी के डायरेक्शन में लगेगा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। क्या बताए थे, जो कूलम्ब्स लॉ होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का ये क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया F21, और Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया F12, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है,
कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज दैट इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो जब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे इसी फोर्स को, जब हम इसी फोर्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स मेरा हो जाएगा F इक्वल टू, सॉरी, ये जो फोर्स मेरा होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू कोई कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया फोर्स, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये फोर्स जो है वो F, इसको 21 बोलिए या F12 बोलिए, F21 बोलिए या F12 बोलिए, और ये जो फोर्स वेक्टर है हम इसके अभी ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला काम क्या है कि ये जो K है ना, ये K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो K जो मैं कांस्टेंट लिया हूँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए उस K की क्या वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी K को हम आगे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना। जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोला जाता है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला जाता है, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जो आ गया वो मेरा वो क्या है, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू ये होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फाइनली आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी जो F मिनिमम कितना लग सकता है किसी भी चार्ज पे। क्या क्वेश्चन क्या है कि F मिनिमम कितना लग सकता है किसी भी चार्ज पे, ठीक है। F मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि F मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम F मिनिमम की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी लेना पड़ेगा और वो क्या है E, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज भी लेना पड़ेगा, वो क्या है E, ठीक है ना। और सपोज दैट ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो F मिनिमम की हम बात कर रहे हैं वो भी किस में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट चार्ज लेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो जो F मिनिमम मेरे पास आएगा, F मिनिमम आएगा, सपोज दैट ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ठीक है ना। ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। तो जो हमारे पास F मिनिमम आएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू K इंटू
ई इंटू ई, यही होगा अपॉन आर स्क्वायर। एफ मिनिमम की क्या वैल्यू आ गई, के इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम चार्ज जो किसी पे हो सकता है वो क्या हो सकता है, ई ही हो सकता है, और इस पे भी क्या हो सकता है, ई ही हो सकता है। ठीक है ना, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने आर कंसीडर करके चला है। ठीक है, तो ये था कि एफ मिनिमम दो चार्जेस के बीच में कितना हो सकता है, पॉसिबल एफ मिनिमम। इसको लिख लीजिए, पॉसिबल एफ मिनिमम, पॉसिबल एफ मिनिमम बिटवीन टू चार्जेस, पॉसिबल एफ मिनिमम बिटवीन टू चार्जेस। और मैंने ई ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे Q1 की वैल्यू अननोन थी, Q2 की वैल्यू अननोन थी, मुझे पॉसिबल एफ मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज लेके हम चल रहे हैं। ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ हम चार्ज लेके चल रहे हैं, तो एफ मिनिमम आएगा वो क्या आ जाएगा, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज बताइए जरा कि सपोज मेरे पास दो चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक माइनस Q2 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है ना, ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है ना, सपोज कि हमारे पास एक और चार्ज आ गया और उस चार्ज को मैंने क्या बोल दिया कि ये -Q3 है, -Q3 है। ठीक है ना, तो इसका भी चार्ज, सॉरी ये भी क्या होगा, इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये भी इसकी तरफ खींचा चला आएगा। क्या होगा, ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये भी इसकी तरफ खींचा चला आएगा। अब बताइए, यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज हैं और एक जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक भाई साहब है, ठीक है ना, वो ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। बट इसके जोन में क्या हुआ है कि एक कोई तीसरी लड़की आ गई है, -Q3। अब इस भाई साहब का प्यार थोड़ा इसके लिए भी बट रहा है, भाई साहब का प्यार इसके लिए भी बट रहा है। ठीक है, बट इसके प्यार में तो कोई कमी नहीं रही, अभी भी ये Q2 से तो उतना ही प्यार कर रहा है जितना पहले कर रहा था। ठीक है ना, तो कहने क्या क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस हैं वो कभी भी इफेक्टेड नहीं होंगे अगर कोई तीसरा भी चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, कहने का क्या मतलब था कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस हैं, जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो उस रेंज में तीसरे चार्ज के आने से भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges is independent of presence of third charge, presence of other charge। ठीक है ना, कोई और भी यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, उससे उस दोनों के बीच के फोर्स पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उस दोनों के बीच में जितना फोर्स पहले लग रहा था अब भी उतना ही फोर्स लगेगा, चाहे इसके आसपास बाजू में कितना भी चार्ज आ जाए, कैसा भी चार्ज आ जाए, किसी भी नेचर का चार्ज आ जाए। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। तो पॉइंट क्या था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो अब तक हमने फोर्स के बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया है, फोर्स के बारे में हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिया है, एक चीज रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो पहला पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ
force is equal, force is equal, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा है इट इज नॉन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज नॉन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे थे कि ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू फोर्सेस, टू चार्जेस, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, और क्या, also known as central force, also known as central force, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पॉइंट अभी जो देखे हैं कि कोई भी अदर चार्ज आ जाएगा उसके प्रेजेंस में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है। और क्या देखे हैं, और ये भी देख लिए हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हैं, जो मैंने अभी बताया था कि दो चार्जेज अगर तीसरा चार्ज आ गया तो वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, तो उसी को एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कि वो क्या है, मेरा कंजर्वेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ electrostatic force is a conservative force, conservative force field, ठीक है ना, force, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जो किसी भी चार्ज पे लग रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस मीडियम पे डिपेंड करेगा जिस मीडियम में वो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि जो नेट फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में वो चार्ज लग रहा है, सॉरी किस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे बेस्ड कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और किसी चार्ज पे लग रहा है तो नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें है और वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज करता है, ठीक है ना। तो एक बार मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वेक्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसमें बार बार डायरेक्शन देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, कि चार्ज कैसे रिपेल कर रहा है तो किस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब सपोज हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है, ठीक है ना। सपोज ये साइड ए है, क्या है, साइड ए है, और इसके चारों कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है सेम मैग्नीट्यूड का क्यू 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 और क्यू, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो क्यू है इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज क्यू है इस पे कैसा कैसा फोर्स लग रहा होगा, इसके ड्यू टू एक फोर्स लग रहा होगा, वो अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो वो बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ठीक है ना। इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इसके थ्रू रिपेल कर रहा होगा, ठीक है ना। और क्या हो रहा होगा, एक फोर्स इसके कारण भी लग रहा होगा, किसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण होगा, और वो भी इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक अगर मैं इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं और इसे 3 बोल दूं और इसे 4 बोल दूं, तो मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं ऑन द चार्ज फोर ड्यू टू ऑल 3 अदर चार्जेस, ठीक है। तो F
4 ड्यू टू 1, F4 ड्यू टू 3 और F4 ड्यू टू 2। ठीक है ना। अब क्या है कि मुझे इस पे नेट चार्ज निकालना है, इस पे क्या करना है, नेट चार्ज निकालना है। अगर मैं इस नेट फोर्स निकालना है। अगर मैं इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लूं तो ये इसी लाइन पे आएगा। क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लूं तो वो क्या होगा, इसी लाइन पे आएगा। किस पे आएगा, इसी पे आएगा। ठीक है ना, इसी लाइन पे आएगा। और इसी लाइन पे पहले से एक और फोर्स अवेलेबल है F42। तो अगर मैं फिर से इस दोनों के नेट फोर्स को और इस फोर्स को ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो F41 क्या आएगा मेरे पास, F41 क्या आएगा, F41 आएगा Q इंटू क्यू, K टाइम्स Q इंटू क्यू अपॉन A स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है ना। F43 क्या आएगा, F43 मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी। F43 क्या आएगा, K इंटू क्यू अपॉन A स्क्वायर, ये आएगा। और F42 क्या आएगा, F42 क्या आएगा बताइए, F42 क्या आएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस क्या है, अगर ये a है ये a है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि ये जो रिजल्टेंट डिस्टेंस आ रहा है वो √2a आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये q इंटू के अपॉन 2a स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो F43 और F41 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए, F नेट इस दोनों का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अगर मैं इस दोनों का रिजल्टेंट लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, F नेट, अगर मैं इसे बोल देता हूँ 441 एंड 43 ड्यू टू 41 एंड 43, तो ये क्या हो जाएगा, F नेट क्या होता था, वेक्टर याद कीजिए कि अगर कोई दो वेक्टर है, एक R1 वेक्टर है सपोज और एक R2 वेक्टर है, और जब दोनों का हम सम करते थे तो क्या होता था, रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, ये होता था ना। और कॉस थीटा क्या था, दोनों के बीच का एंगल था। क्या था, दोनों के बीच का एंगल था। तो इस दोनों के बीच के में एंगल कितना है, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4, क्यू स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्यू टू दी पावर 4 अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 अपॉन ए टू दी पावर 4। ठीक है ना, प्लस और क्या होगा, और क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos 90 क्या होता है, जीरो। क्या होता है cos 90 जीरो। तो ये टर्म तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में जो बना है वो रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4। ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस फोर्स को ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। क्या करूंगा, इस फोर्स में जब मैं इस फोर्स को ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिल जाएगा। तो अब आप इजीली इस दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल तो वैसे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, आराम से इस दोनों फोर्स को आप ऐड कर सकते हैं। आगे अब क्या करना है, अब क्या करना है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने स्क्वायर के लिए देखा है वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ट्रायंगल पे के कॉर्नर पे चार्ज रख देता हूँ। ठीक है ना, क्या करता हूँ कि ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्ज रख देता हूँ और मैं फिर क्या करता हूँ कि वहां पे किसी एक पे नेट चार्ज निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, किसी एक पे नेट चार्ज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल। क्या है, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है
कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसका साइड ए है, इसका भी साइड, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है सपोज, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जो चार्ज रखे हुए हैं इसके चारों कॉर्नर पे, वो जो चार्ज है वो 2e, ठीक है ना, 2e और 2e, 2e, 2e और 2e, ठीक है ना, ये चार्ज इसके तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी एक कॉर्नर, अगर मैं इसे ए बोल दूं और इसे बी बोल दूं और इसे सी बोल दूं, तो फाइंड द नेट चार्ज ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। क्या है क्वेश्चन? फाइंड नेट चार्ज ऑन बी, फाइंड नेट चार्ज ऑन बी, नेट चार्ज ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी, ठीक है ना। बी पे मुझे क्या करना है? नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, किसके कारण? ए और सी के कारण, ठीक है ना। अब मैं बताइए कि जो बी पे जो एक फोर्स लगेगा सी के कारण, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैं बोल देता हूँ एफ ऑन बी ड्यू टू सी। और एक जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा? एफ ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा एफ बी ए का क्या मैग्नीट्यूड होगा? दोनों का प्रोडक्ट के इंटू टू ई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो भी होगा के इंटू टू ई अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा, यही होगा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब क्या है कि ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब दोनों फोर्स के बीच का एंगल मुझे पता है और दोनों फोर्स वेक्टर मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों का क्या निकाल सकता हूँ? दोनों का मैं एफ रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो जरा निकाल के बताइए एफ नेट क्या आ रहा है, ठीक है ना। क्या कीजिए, निकाल के बताइए, निकाले जरा एफ नेट क्या आ रहा है। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है? आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। क्या क्या आ रहा है? जब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे एफ नेट, तो वो क्या आएगा? अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर 4 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4, ठीक है ना। सेम चीज इसके लिए भी क्या आ जाएगा? के स्क्वायर 4 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है? ये चीज, तो क्या आ जाएगा? के इंटू के स्क्वायर और 4 ई स्क्वायर इंटू 4 ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इस दोनों का प्रोडक्ट ए टू दी पावर 4 इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसल, अंदर में क्या आ गया? इस तीनों का सम आ गया, और ये तीनों जो है वो क्या है? के स्क्वायर 4 ई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3, और वो अंडर रूट का चीज है, ठीक है। तो ये चीज एक टर्म बाहर, देखिए सबका स्क्वायर है, तो एक टर्म तो हम इसका बाहर निकाल सकते हैं, क्या? के इंटू 4 ई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3। एफ रिजल्टेंट क्या आ गया? एफ रिजल्टेंट मेरा ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एफ रिजल्टेंट आ गया ऑन बी, ऑन द कॉर्नर बी। बी पे जो पार्टिकल रखा हुआ है उस पे रेस्ट दोनों चार्ज के ड्यू टू जो एफ नेट लगेगा वो दिस अमाउंट में लगेगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, कोई क्या है? एक स्क्वायर है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है -Q, ठीक है ना। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है -Q, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वो +Q है, सेंटर है,
कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे। और ये क्या है, लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, और ये भी लेंथ ए है, और ये भी लेंथ ए है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एफ नेट ऑन 1। मान लीजिए इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, और इसको मैंने 5 बोल दिया। ठीक है, तो फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ नेट ऑन Q1, सॉरी 1, एफ नेट ऑन 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा और इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, इसके कारण भी इस पे फोर्स लग रहा होगा और इसके कारण भी इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा दोनों का अमाउंट भी सेम है, और इसके कारण जो दो फोर्स लग रहा होगा इस पे, ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है, दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस Q के कारण जो इस Q पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, और इस Q के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बताइए। वो भी तो इसको इसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, खींच रहा होगा ना, तो वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो फोर्स लग रहा है इस पे किसके किसके कारण, इस पे क्यू पे जो मेरा फोर्स लग रहा है वो किसके किसके कारण लग रहा है, एक तो इसके कारण लग रहा है और एक इसके कारण लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स तो आपस में कैंसल आउट ही है। ठीक है ना, ये फोर्स आपस में कैंसल आउट ही है। तो F1 जो 2 के कारण लग रहा है वो क्या लग रहा है, K इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना, डायगोनल क्या होता है, √2a, और ये क्या है, डायगोनल का हाफ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, a अपॉन √2। ठीक है, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, F1 ड्यू टू 3 क्या होगा, F1 ड्यू टू 3 जो होगा वो क्या होगा, Q1 इंटू Q2, सॉरी Q दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो K इंटू Q अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों फोर्स को क्या करेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सॉरी, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 2, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नेट जो इस पे आ जाएगा वो किस अमाउंट में आएगा, 4 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, कैसा भी फिगर दे देगा, रेगुलर पेंटागन दे देगा, ठीक है ना, और उस पर चार्ज रख देगा, किसी एक पे हमको फोर्स पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप से फोर्स पूछ सकता है। ठीक है ना, इसी भी फोर्स पे ही एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि किस कंडीशन में जो मेरा जो चार्जेज होंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ठीक है ना, जब अगर हम कोई दो चार्ज रख दे तो वो चार्ज और उस बीच में मैं कोई तीसरा चार्ज ला के रख दूँ, वो तीसरे चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखूँ कि जो पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,